Hello guys. So after so many days, I'm back again. Sorry for the delay for this video. तो आज अपन बात करते हैं अकोस की. What is ACOS? अकोस. अकोस is अस्थमा COPD ओवरलैप सिंड्रोम. ठीक है. तो एक ही ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि पेशेंट को अस्थमा है या COPD है. ठीक है. तो डायग्नोसिस करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है. अपने इंडियन सिनेरियो की बात करूँ मैं तो यहाँ तो और भी डिफ़िकल्ट होता है. ठीक है. क्योंकि लोग ऑन द काउंटर पे ड्रग लेते रहते हैं, कोई भी ट्रीटमेंट चलता रहता है. कोई अस्थमा का पेशेंट डायबिटिक्स पे चल रहा है, सॉरी मतलब ब्रोंकोडाइटिस पे चल रहा है. कोई COPD का पेशेंट स्टेरॉइड्स पे चल रहा है, कोई ओरल स्टेरॉइड भी ले रहे हैं. तो बहुत मुश्किल होता है डायग्नोसिस करना. ठीक है. फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैं समझा सकूँ कैसे अपन अकोस को डायग्नोस कर सकते हैं. तो सबसे पहले व्हाट इज अकोस? तो एक तरह की अम्ब्रेला टर्म है. अम्ब्रेला टर्म का मतलब क्या हुआ कि दो बीमारियां एक साथ यहाँ पे है. ठीक है. एक ही पर्सन को दो बीमारियां एक साथ है. ठीक है. तो अस्थमा एंड COPD बोथ आर एन अम्ब्रेला टर्म. बोथ हैव सिमिलर सिम्टम एंड डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ओवरलैप. समझ में आ रहा है? सिम्टम्स भी सेम सेम से होते हैं और डायग्नोसिस भी ओवरलैप होता है यहाँ पे. तो इसलिए डायग्नोसिस करना बहुत मुश्किल होता है. चलिए, समटाइम्स डिफिकल्ट टू डायग्नोस्ड और समटाइम्स डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश अकोस, पेशेंट हैविंग अकोस और COPD और अस्थमा, मेनली इन स्मोकर्स. इफ ए अस्थमा पेशेंट इज स्मोकर देन यू थिंक लाइक इट इज अ COPD. ठीक है. तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश ए पेशेंट हु इज स्मोकर विद अस्थमा. ओके. सो दिस इज नॉट ए सिंगल डिजीज. ये ध्यान रखना आपको, ये सिंगल डिजीज का नाम नहीं है. यहाँ पे दो डिजीज एक साथ है, अस्थमा भी और COPD भी. ठीक है. इसलिए इसको क्या बोल दिया? अस्थमा COPD ओवरलैप सिंड्रोम. अब डायग्नोसिस की मैं बात करूँ, जैसे मैंने बहुत डिफिकल्ट होता है डायग्नोसिस करना, बहुत डिफिकल्ट है अस्थमा एंड COPD को. तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप एक अप्रोच होती है, उसको अपन कंसिडर करते हैं. ठीक है. कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप? सबसे पहले आप डायग्नोसिस करो ऑब्स्ट्रक्टिव फीचर की. तो सबसे पहले आपने पेशेंट आया, आपको सिम्टम्स लगे, सिम्टम लगभग सेम से होते हैं. ठीक है. शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, काफ, चेस्ट टाइटनेस हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती. वीजिंग, वीजिंग ऑडिबल वीज हो तो पेशेंट बोलेगा मुझे आवाज़ आती है, घर घर की सीटी की आवाज़ आती है, तो वो अस्थमा की साइड ज़्यादा होता है. लेकिन कई बार उसको नहीं आती, लेकिन जब एक डॉक्टर है, एक क्लिनिशियन है, जब ऑस्कल्टेट करता है तो उसको वीज आती है. अब वीज अस्थमा में भी होती है और COPD में भी होती है. ठीक है. कॉफिंग अस्थमा में भी होता है, COPD में भी होता है. ठीक है. फर्क क्या है? ट्रिगर फैक्टर्स. तो वही आपको पहचानना है कि उसको ट्रिगर हो रहा है कि नहीं हो रहा. लेकिन स्मोकर्स में डायग्नोज करना वो भी मुश्किल होता है. एक स्मोकर है, उसको ट्रिगर है, लेकिन साथ में स्मोकिंग है, तो आप सोचोगे कि COPD भी है. तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप अपन चल रहे. सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि ऑब्स्ट्रक्टिव है या रेस्ट्रिक्टिव है. ठीक है. तो फर्स्ट आइडेंटिफाई द ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज. कैसे करेंगे? FEV1/FVC रेशियो लेस देन 0.7 है. ठीक है. FEV1/FVC रेशियो लेस देन 0.7 है, तो आपने बोला ऑब्स्ट्रक्टिव है. ठीक है. अब अपन क्या बोलते हैं? वेरिएबिलिटी आपको देखनी है. ठीक है. तो वेरिएबिलिटी है तो अपन क्या बोलेंगे? वेरिएबल एयर फ्लो लिमिटेशन यूजुअली अस्थमा में होता है. मैंने क्या बोला? यूजुअली, नॉट ऑलवेज. ठीक है. कई बार बहुत दिनों से पेशेंट चल रहा है तो उसको फिक्स भी हो जाता है अस्थमा में भी. क्यों? क्योंकि एक टाइम के बाद में मैं आपको बोलूँ कि जो वेरिएबिलिटी है, मसल जो ब्रोंकोडायलेटर्स से उतने काम नहीं कर रहे होते, तो फिक्स लिमिटेशन भी आ जाती है. ऐसे में बात करूँ COPD की, यूजुअली फिक्स्ड एयर फ्लो लिमिटेशन होता है. लेकिन आजकल क्या होते हैं, कुछ ब्रोंकोडायलेटर इतने अच्छे आ गए, क्विक रिस्पॉन्स जिनका आता है, जिनको अपन रिलीवर भी बोलते हैं. तो क्विक रिस्पॉन्स जो ब्रोंकोडायलेटर पे एक पेशेंट आपके पास आ रहा है, ऑलरेडी ही जो ब्रोंकोडायलेटर्स, उसको आप PFT करोगे तो वहाँ पे वेरिएबिलिटी मिल जाती है. ठीक है. तो अब यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या हो जाएगा? यार अस्थमा तो नहीं है ना. ठीक है. तो यहाँ पे मुश्किल और डायग्नोसिस करना. ठीक है. तो वो डिफिकल्ट है. तो COPD की मैं बात करूँ, रैपिडली एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स दे शो रिवर्सिबिलिटी इवन इन COPD पेशेंट्स. ठीक है. तो यूजुअली मैं बात करूँ, दो चीज़ें आप समझना इसको. यूजुअली, कॉमनली. ठीक है. फिक्स लिमिटेशन है तो आप COPD उसको बोलोगे, और वेरिएबिलिटी आपको मिल रही है तो आप उसको अस्थमा बोलोगे. ठीक है. लेकिन आपकी हिस्ट्री, आपके फिजिकल डायग्नोसिस, साइंस, सिम्टम्स
एंड इम्प्रूवमेंट ऑन ब्रोंकोडायलेटर एंड स्टेरॉइड्स, इनहेल्ड स्टेरॉइड मेनली, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करते हो कि पेशेंट को अस्थमा है या सीओपीडी है या फिर ओवरलेप हो गया, ठीक है। तो इसको अपन और समझते हैं। तो आप देख पा रहे हैं इसको, मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने की, तो आप जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ज़्यादा ध्यान देना। तो ट्रीट एज अस्थमा, ठीक है, ट्रीट एज अस्थमा, ट्रीट एज सीओपीडी। तो यहाँ पे क्या लिखा है, फीचर्स ऑफ बोथ अस्थमा एंड सीओपीडी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हाई लाइकली टू बी अस्थमा। तो ये जो हिस्ट्री लंग फंक्शन और ट्रीटमेंट है वो अस्थमा का है, कि एक पेशेंट आपके पास में आ रहा है, कैसे आ रहा है, विद हिस्ट्री क्या है, सिम्टम्स वेरी ओवर टाइम एंड इंटेंसिटी। सबसे इंपॉर्टेंट यही है अस्थमा में, जो सिम्टम्स है वो टाइम के साथ में बहुत कम ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब आपको चेंजेस दिखेंगे। अस्थमा में क्या बोलेगा पेशेंट कि नहीं पूरे दिन ऐसा ही रहता है मेरे तो, है ना। सॉरी, सीओपीडी में क्या बोलेगा, पूरे दिन ऐसे ही रहता है, सांस में दिक्कत रहती ही है, सुबह शाम का कोई लफड़ा नहीं है, यहाँ तो पूरे दिन ही ऐसे ही सांस में दिक्कत होती है, कोई सीजन का भी कोई दिक्कत नहीं, सीजन कोई सी हो, चाहे गर्मी हो सर्दी हो कैसी हो, मेरे तो सांस में दिक्कत रहती है। तो वो दैट इज मोर लाइकली टू बी सीओपीडी। यहाँ पे क्या है, सिम्टम्स वेरी विद टाइम एंड इंटेंसिटी, ठीक है। कोल्ड इन्वायरमेंट मतलब सर्दियों में ज़्यादा होता है, ठीक है, या फिर जब पोलेंस आते हैं, ठीक है, जब फूल आते हैं नए पेड़ों पे, तो उस टाइम पे जो सीजन होती है, ठीक है, विंटर के जस्ट बाद, तो वहाँ पे उस समय भी ज़्यादा होता है, ठीक है। एज ऑफ ऑनसेट की बात करें तो यूजुअली लेस देन 40, यूजुअली लेस देन 40। तो आप क्या बोलोगे, वो अस्थमा की सिचुएशन में ज़्यादा हो गया। तो मैंने अस्थमा में आपको पढ़ाया था अर्ली ऑनसेट, जो एलर्जिक अस्थमा के कई प्रकार थे, उसमें अर्ली ऑनसेट लेट ऑनसेट दो आए थे। तो अर्ली ऑनसेट तो चाइल्डहुड हो गया, लेट ऑनसेट एडल्टहुड हो गया, तो वो ये वाला है, ठीक है, लेकिन स्टिल बिफोर 40, ठीक है। अगला क्या दिया है, सिम्टम्स इंप्रूव स्पॉन्टेनियसली विद ब्रोंकोडायलेटस और आईसीएस, इवन इन मिनट्स ब्रोंकोडायलेटस और डेज टू वीक्स इन इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। तो यहाँ पे जो डायग्नोसिस बनेगा वो आपका अस्थमा की तरफ बनेगा, और लंग फंक्शन आप कराओगे तो मेनली क्या होंगे, वेरिएबल लंग फंक्शन होते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, परसिस्टेंट लिमिटेशन कैन बी प्रेजेंट। तो यहाँ पे कंफ्यूजन फिर भी हो सकता है, लेकिन मेनली वेरिएबल होता है। ट्रीटमेंट की अपन बाद में बात करेंगे, पहले अपन आगे एक स्लाइड और दिखाऊंगा मैं आपको। ये वाली जो हिस्ट्री है वो कहीं बीच की हिस्ट्री है। तो पहले अपन सीओपीडी की बात करते हैं। तो सीओपीडी में क्या लिखा है, डिस्निया परसिस्टेंट। तो मोस्ट ऑफ द डेज उसको परसिस्टेंट डिस्निया है। यहाँ पे क्या बोला था मैंने, ओवर द टाइम ये चेंज होता है, इंटेंसिटी में भी और सिम्टम्स में भी। यहाँ पे क्या है, मतलब सिम्टम्स टाइम और इंटेंसिटी दोनों के हिसाब से चेंज होते हैं, यहाँ पे फिक्स होते हैं, और यूजुअली ऑनसेट आफ्टर 40 ईयर ऑफ एज होता है, ठीक है। यहाँ पे लिमिटेशन ऑफ फिजिकल एक्टिविटी भी साथ में है, मे हैव बीन प्रोसीड बाय कफ एंड स्पुटम। यहाँ पे ऐसा नहीं है, अस्थमा में आपको पेशेंट नहीं बोलेगा कि उसको बलगम आता है, वो नहीं बोलेगा, खाली सांस में ही मेन दिक्कत रहती है, वो भी सीजनल होती है। तो अस्थमा को जरूरी नहीं है मतलब बड़ा मतलब मोस्ट ऑफ द जो मतलब एल्डर भी नहीं बोलूँगा मैं, अराउंड 40 एज की जो फीमेल्स हैं उनमें ज़्यादा कॉमन होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, ब्रोंकोडायलेटर प्रोवाइड ओनली लिमिटेड रिलीफ। आप ब्रोंकोडायलेटर दे दो लेकिन लिमिटेड रिलीफ होता है। यहाँ पे कई बार ऑक्सीजन की नीड भी पड़ जाती है, ठीक है, एडमिशन की नीड पड़ जाती है, एक्सर्बेशन ज़्यादा कॉमन होते हैं सीओपीडीज में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एंटीबायोटिक्स भी देना पड़ता है, इनहेल स्टेरॉइड भी कई बार देना पड़ता है जब आईजीई हाई हो, है ना, या फिर कंट्रोल नहीं हो रहा हो, एडमिशन आपको हॉस्पिटल एडमिशन की हिस्ट्री हो, उसको एक्सर्बेशन की हिस्ट्री हो, तो भी आपको साथ में क्या लगेगा, हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग एंड अदर टॉक्सिक एक्सपोजर, और हिस्ट्री ऑफ लो बर्थ वेट और रेस्पिरेटरी इलनेस सच एज ट्यूबरक्लोसिस। पहले टीबी हुआ हो तो उनमें सीओपीडी होना कॉमन हो गया, ठीक है। तो पहले लो बर्थ की हिस्ट्री हो, रिपीटेड इन्फेक्शन की हिस्ट्री हो, तो और या फिर टीबी उसको पहले हुआ हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, लंग फंक्शन के अंदर परसिस्टेंट एक्सपिरेटरी एयर फ्लो लिमिटेशन विद और विदाउट ब्रोंकोडायलेटर रिवर्सिबिलिटी। यहाँ पे ब्रोंकोडायलेटर के साथ रिवर्सिबिलिटी हो सकती है, लेकिन मेनली यहाँ पे परसिस्टेंट एयर फ्लो लिमिटेशन होता है। अब अपन थोड़ा बीच की कहीं बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा है, सिम्टम इंटरमिटेंट और एपिसोडिक मे हैव स्टार्टेड बिफोर और इवन आफ्टर 40। अब यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है, दोनों के सिम्टम आ गए, 40 से पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। सिम्टम्स हैं, इंटरमिटेंट है, एपिसोडिक है, हो सकता है कुछ दिनों तक तो 1-2 महीने तक लगातार ही है, कभी हुआ कि उसको ठीक हो गया तो एपिसोडिक हो गया, ठीक है। मे हैव हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग एंड अदर टॉक्सिक एक्सपोजर और हिस्ट्री ऑफ लो बर्थ वेट रेस्पिरेटरी इलनेस सच एज ट्यूबरकुलोसिस। अब यहाँ पे हिस्ट्री हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ठीक है।
एनी ऑफ अस्थमा फीचर्स एट लेफ्ट लाइक कॉमन ट्रिगर्स, सिम्टम इंप्रूवमेंट और स्पॉन्टेनियस और ब्रोंकोडाइटिस और आईसीएस, करंट अस्थमा डायग्नोसिस अस्थमा इन चाइल्डहुड। अब समझ में आया यहाँ पे क्या अंतर क्या हुआ, यहाँ पे एज कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। स्मोकिंग भी साथ में हो भी सकती है और साथ में ट्रिगर्स भी है, तो स्मोकिंग भी है और ट्रिगर्स भी है। स्मोकिंग मतलब सीओपीडी वाला पार्ट भी आ गया और ट्रिगर्स मतलब अस्थमा वाला पार्ट भी आ गया, तो ये बीच वाला पार्ट हो गया अस्थमा प्लस सीओपीडी। लेकिन यहाँ पे अभी भी ट्रीटमेंट कौन सा दिया जा रहा है, उसको क्विट स्मोकिंग का बोल दो, लेकिन ट्रीटमेंट एज ए अस्थमा ही किया जा रहा है मेनली, ठीक है। तो अब मैं एक बार ट्रीटमेंट की बात करूं उसके पहले मैं आपको आगे बता रहा हूं, ठीक है। तो लंग फंक्शन टेस्ट की अपन बात करें, चलो तो अस्थमा और सीओपीडी में क्या डिफरेंस होता है थोड़ा सा अपन समझते हैं, फिर मैं एक्वस की बात करूंगा। तो डीएलसीओ जो होता है वो यहाँ अस्थमा में नॉर्मल होता है, स्लाइटली एलिवेटेड भी हो सकता है, नॉर्मल अपन मान लें। सीओपीडी में रिड्यूस होता है, क्यों, क्योंकि जो अस्थमा है वो आपकी एल्वुलाई को अफेक्ट नहीं करी, यहाँ पे एल्वुलाई इफेक्ट होती है, तो जो डिफ्यूजन है कार्बन मोनोऑक्साइड का वो यहाँ पे कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एल्वुलाई आप बोल सकते हो एम्फाइसीमा हो गया, तो आपका एल्वुलर बेड है वो खत्म हो गया, एल्वुलाई कम हो गई, तो यहाँ पे डीएलसी की वैल्यू कम आ गई। आर्टीरियल ब्लड गेज है, यहाँ पे मेनली आपको पता है टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर होता है सीओपीडी में, तो यहाँ पे क्या लिखा है, मे बी क्रोनिकली अबनॉर्मल, तो यहाँ पे मेनली रेस्पिरेटरी एसिडोसिस आपको मिलेगा और टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर मेनली आपको मिलता है। यहाँ नॉर्मल बिटवीन एक्जिसर्बेशन के साथ यहाँ पे नॉर्मल हो सकता है, यहाँ पे कंटिन्यू भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो एक्जिसर्बेशन के अंदर तो अस्थमा में भी चेंजेस आ सकते हैं क्योंकि ऑब्स्ट्रक्टिव है ना, लेकिन मेनली टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर ही होता है, टाइप 2 यूजुअली नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। रेस्पॉन्सिवनेस एयर रेस्पॉन्सिवनेस सीओपीडी में नहीं होती, मेनली अस्थमा में होती है। इमेजिंग की बात करें, एक्सरे सीटी की अपन बात करें, तो मेनली यहाँ पे सीटी लिखा है, तो सीटी की अपन बात करें तो यूजुअली अस्थमा के अंदर एक्सरे सीटी नॉर्मल होता है। यूजुअली अस्थमा में बोलूँ तो मैं अस्थमा के अंदर एक्सरे इंडिकेटेड ही नहीं है, खाली अदर डायग्नोसिस रूल आउट करने के लिए ही अस्थमा में एक्सरे वगैरह करवाया जाता है। सीओपीडी में बात करें क्या क्या मिलेगा, एयर ट्रैपिंग आपको मिल सकती है, एम्फाइसेमेटस चेंजेस मिल सकते हैं, इसके अलावा ब्रोंकियल वॉल थिकन जिसको ब्रोंकियल कफिंग अपन बोलते हैं, फीचर्स ऑफ पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी आपको इसमें मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये चेंजेस मेनली आपको सीओपीडी में मिलेंगे। अस्थमा के अंदर क्या हो सकता है, यूजुअली एयर ट्रैपिंग हो सकती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। इसके अलावा ब्रोंकियल वॉल थिकनिंग मतलब जो ब्रोंकियल वॉल कफिंग वगैरह वो थोड़ी बहुत मिल सकती है। बाकी यहाँ पे सीओपीडी और चेंजेस जो होते हैं वो मेनली होती है अस्थमा मतलब एम्फाइसीमा वगैरह पल्मोनरी हाइपरटेंशन के चेंजेस वो सब नहीं मिलेंगे, तो यूजुअली अस्थमा में सीटी कोई करवाता भी नहीं है, ठीक है। तो बायोमार्कर्स में फिनो है, ब्लड ईओसिनोफिलिया। अब इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या आ रहा है, आईजीई और ब्लड ईओसिनोफिलिया की इंपॉर्टेंस अपन समझेंगे। तो पहले दिया है टेस्ट पॉजिटिव फॉर एटोपी, स्पेसिफिक आईजीई और स्किन प्रिक टेस्ट फॉर एलर्जेंस, वो यहाँ पे पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इंक्रीज प्रोबेबिलिटी ऑफ एलर्जिक अस्थमा नॉट एसेंशियल फॉर डायग्नोसिस अस्थमा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा होगी क्योंकि अस्थमा में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, उसमें नॉन एलर्जिक या नॉन TS2 टाइप अस्थमा भी होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, कॉन्फर्म टू बैकग्राउंड प्रिविलेंस डज नॉट रूल आउट सीओपीडी, तो यहाँ पे आईजी नॉर्मल है तो जरूरी नहीं आपको सीओपीडी नहीं हो सकता, सीओपीडी तो हो सकता है। आईजी हाई है तो आपको एलर्जिक अस्थमा हो गया, आईजी लो है तो कुछ जरूरी नहीं है तो भी अस्थमा हो सकता है, लेकिन वो नॉन एलर्जिक टाइप होगा, तो इसलिए खाली एक आईजी से आप ट्रीटमेंट नहीं करना है या डायग्नोसिस नहीं बनाना है। फिनो की बात करें, फिनो क्या होता है, फ्रैक्शनल एक्सहेल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। फ्रैक्शन ऑफ जो एक्सहेल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड का फ्रैक्शन है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, यूजुअली नॉर्मल, ठीक है। करंट स्मोकर्स में थोड़ी लो हो सकता है, लेकिन सीओपीडी में नॉर्मल होता है। लेकिन यहाँ पे बात करें ए हाई लेवल इन नॉन स्मोकर इज मॉडरेटली एसोसिएटेड विद इओसिनोफिलिक एयरवे इन्फ्लामेशन, तो जब इन्फ्लामेशन का टाइप इओसिनोफिलिक है तो उनके अंदर फिनो का लेवल बढ़ता है, ठीक है। और इओसिनोफिलिक आपको पता ही है कहाँ होता है, अस्थमा में होता है, इसलिए आप बोलोगे जब अब फिनो का लेवल ज़्यादा है तो पेशेंट को मोर लाइकली अस्थमा ज़्यादा होगा, ठीक है। ऐसे ब्लड इओसिनोफिल्स आप करवाते हो, ठीक है, तो आप TEC टोटल इओसिनोफिलिक काउंट भी आप करवाते हो जब पेशेंट आता है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, सपोर्ट डायग्नोसिस ऑफ इओसिनोफिलिक एयरवे इन्फ्लेमेशन, तो यहाँ पे इओसिनोफिलिक एयरवे इन्फ्लेमेशन को सपोर्ट ये करता है, ठीक है। चलिए, लेकिन एग्जिसर्बेशन के टाइम में सीओपीडी में भी होता है, आपको पता है गोल्ड भी बोलती है कि जब एग्जिसर्बेशन हो तो सब पहले आप टोटल इओसिनोफिलिक काउंट कराओ, 300 से ज़्यादा हो तो आप इनहेल्ड स्टेरॉइड ऐड कर सकते हो, 300 से कम हो तो कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अस्थमा है डायग्नोसिस आपका, तो इओसिनोफिल हाई है तो आपको इनहेल, यहाँ पे इनहेल कर पहले से होता था, अब यहाँ पे डोज बढ़ाने में काम में लेते हो वो, ठीक है। चलो, तो सीओपीडी अस्थमा दोनों मिला के अपन बात करें
तो ये स्टेरोमेट्रिक वैल्यूज़ है यहाँ पे नॉर्मल FEC पी और पोस्ट ब्रोंकोडायलेटर। यहाँ पे COPD में क्या लिखा है, नॉट कॉम्पेटिबल विद COPD, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो नॉर्मल नहीं होती ना, यहाँ तो अब नॉर्मल होती है, तो यहाँ भी अब नॉर्मल होती है, यहाँ पे नॉर्मल हो सकती है, क्या लिखा है, कॉम्पेटिबल विद हो सकती है, ठीक है, क्या लिखा है, नॉर्मल FEC पी और पोस्ट कॉम्पेटिबल विद अस्थमा इफ पेशेंट इज सिम्टोमेटिक एट ए टाइम व्हेन लंग फंक्शन इज नॉर्मल कंसिडर अल्टरनेटिव डायग्नोसिस, ठीक है। तो यदि FEC नॉर्मल आ रहा है प्री और पोस्ट, तो अस्थमा आपको हो सकता है, लेकिन वो कौन सा होगा, कंट्रोल वाला, या फिर अल्टरनेटिव डायग्नोसिस भी आपको सोचना है। लेकिन FEC नॉर्मल आ रहा है प्री और पोस्ट, तो COPD और अस्थमा एक्वस में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। मतलब COPD में FEC यूजुअली नॉर्मल नहीं आता है, चेंजेस आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है रिड्यूस्ड पोस्ट ब्रोंकोलाइटर FEC 0.7 से कम रिड्यूस्ड। तो यहाँ पे आपको पता है ये गोल्ड डायग्नोसिस कैसे होता है, COPD रिक्वायर्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ COPD, तो कम है 0.7 से, तो यह आ गया आपका ऑब्स्ट्रक्टिव वाला फीचर, ठीक है। अगेन रिक्वायर्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ अस्थमा एंड COPD दोनों मिला के आ रहा है, तो भी ये है। यहाँ पे क्या लिखा है, इंडिकेट एयर फ्लो लिमिटेशन बट मे इंप्रूव स्पॉन्टेनियसली ऑन ट्रीटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऑब्स्ट्रक्टिव तो है ना, अस्थमा भी ऑब्स्ट्रक्टिव होता है, लेकिन यहाँ पे ऑन ब्रोंकोलाइटर स्पॉन्टेनियसली इंप्रूव हो जाएगा, यहाँ पे यूजुअली नहीं होता, ठीक है। तो 200 या फिर जो अपन चेंजेस देखते हैं 14 जो परसेंटेज वाला चेंजेस जो 200 वैल्यूज जो अपन जो देखते हैं, तो वो अस्थमा में ही मेनली यहाँ पे होता है, नहीं कि COPD में। तो COPD में रिवर्सिबिलिटी उतनी नहीं मिलेगी, तो ऐसा ही यहाँ पे भी अकोस में भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट ये पोस्ट ब्रोंकोलाइटर FEC मोर देन 80%, ठीक है। यहाँ क्या है, कॉम्पेटिबल विद डायग्नोसिस ऑफ अस्थमा, वही वाली चीज़ है ना, सेम चीज़ तो यहाँ पे लिख दी इसने, आपने ये लिखा है स्पॉन्टेनियस इंप्रूवमेंट, तो मतलब इंप्रूवमेंट मतलब 80% से ज़्यादा आ रहा है, FEC इंप्रूवमेंट हो गया है, तो ये अच्छा किसके लिए, ये अस्थमा के लिए होगा। यहाँ पे क्या लिखा है, कॉम्पेटिबल विद माइल्ड परसिस्टेंट एयर फ्लो लिमिटेशन इफ पोस्ट ब्रोंकोलाइटर इज रिड्यूस्ड, ठीक है, कॉम्पेटिबल विद माइल्ड परसिस्टेंट एयर फ्लो लिमिटेशन इफ पोस्ट इज रिड्यूस्ड, ठीक है। तो पोस्ट ब्रोंकोलाइटर यदि यहाँ पे क्या लिखा है, ज़्यादा लिखा है ना, ज़्यादा लिखा है तो मतलब अस्थमा के साइड में, मतलब जल्दी इसमें चेंजेस हो गए, मतलब ये रिवर्सिबिलिटी को बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना कंफ्यूज नहीं होना है, मेनली आपको यही ध्यान रखना कि सबसे पहले आपको ऑब्स्ट्रक्टिव फीचर पता करना है कि हाँ ऑब्स्ट्रक्टिव है कि नहीं है, उसके बाद में आपको हिस्ट्री और इओसिनोफिल्स वगैरह IgE लेवल TEC इन सब को मिला के फिर आपको डायग्नोसिस बनाना होता है, ठीक है। एक ये सबसे इंपॉर्टेंट जो अस्थमा के लिए अपन करते हैं, पोस्ट ब्रोंकोलाइटर इंक्रीज इन FEC मोर देन 12% एंड 400 ml, ये मार्क्ड रिवर्सिबिलिटी होती है, ठीक है। यूजुअली कितना होता है, नॉर्मल कितना होता है 12% और 200 ml, यहाँ पे क्या है 12% एंड 400 ml फ्रॉम बेसलाइन, तो यहाँ पे मार्क्ड रिवर्सिबिलिटी बोलते हैं इसको, दिस इज हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ अस्थमा। और ये COPD में ऐसा नहीं होता, यदि साथ में फीचर आ रहा है तो यहाँ पे देखिए कंपेटिबल विद अस्थमा प्लस COPD, तो यदि इस तरह का दोनों का बीच का फीचर, मतलब पेशेंट स्मोकर भी है, ट्रिगर्स नहीं है मान लो, फिर भी ये हो जा रहा है, तो मतलब अब वो अकोस डायग्नोस हो गया आपका, ठीक है। चलिए ट्रीटमेंट की अपन बात करें इसमें, तो अस्थमा है आपको पता है, सबसे पहला ट्रीटमेंट क्या होता है, इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड, क्या लिखा है, ICS कंटेनिंग ट्रीटमेंट इज द एसेंशियल ट्रीटमेंट, ठीक है, टू रिड्यूस सीवियर एक्सरबेशन एंड डेथ, ठीक है। अस्थमा प्लस COPD इसको अपन अकोस यहाँ पे बोल रहे हैं, तो इसका ट्रीटमेंट अस्थमा वाला जरूर देना है, यही ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट मैं ये पॉइंट बताने जाने वाला हूँ अभी, कि अकोस के अंदर अस्थमा का ट्रीटमेंट जरूर होगा, ऐसा नहीं है कि आप खाली COPD का ट्रीटमेंट दे रहे हो, क्यों, यहाँ पे इनहेल्ड कंटेनिंग मतलब ICS कंटेनिंग ट्रीटमेंट इज एसेंशियल टू रिड्यूस अगेन रिस्क ऑफ एक्सरबेशन एंड डेथ। साथ में आप यहाँ पे लाबा और लामा यूजुअली ऑल्सो नीडेड, क्यों, क्योंकि आप COPD बोल रहे हो, तो एडिशनल COPD ट्रीटमेंट एज पर गोल्ड भी आपको यहाँ पे ऐड करना है, क्योंकि आपने अकोस डायग्नोस किया है। तो अकोस में हमेशा यही ध्यान रखना कि अस्थमा वाला मतलब इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड आपको IG लेवल से या TEC से कोई मतलब नहीं होता, आपको वो करना ही पड़ेगा। खाली COPD है तो ट्रीटमेंट एज ए गोल्ड, मतलब अब यहाँ पे लाबा और लामा आप दे रहे हो, न कि ICS कब करना है, जब हॉस्पिटलाइजेशन मोर देन 2 टाइम्स हो, एक्सरबेशन मोर देन 2 टाइम्स हो, पेशेंट हॉस्पिटलाइज हुआ है पहले, या फिर ब्लड इओसिनोफिलिया मोर देन 300 है, ये आपको पहले से ही पता है चीज़ें, है ना। तो यहाँ पे आप COPD डायग्नोस कर रहे हो तो मेन ट्रीटमेंट गोल्ड की तरह चलेगा, ये अस्थमा है तो मेन ट्रीटमेंट जीना की तरह होगा, लेकिन ये बीच के है तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि यहाँ पे पहले ट्रीटमेंट जीना के अकॉर्डिंग मतलब ICS कंटेनिंग ट्रीटमेंट जरूर होना चाहिए, उसके साथ में आप गोल्ड गाइडलाइन भी यूज़ करनी है, क्योंकि यहाँ पे गोल्ड के हिसाब से आपका फिर ब्रोंकोडायलिसिस मेनली यूज होगा।
तो अकोस डिफ़िकल्ट होता है, थोड़ा डायग्नोस करना मुश्किल होता है, लेकिन इंडिया के अंदर और भी मुश्किल होता है, ठीक है। लेकिन ट्रीटमेंट के अंदर आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इनहेल्ड स्टेरॉइड आपको देना पड़ेगा यदि अकोस आप डायग्नोस कर रहे हो। अस्थमा में आप देते हो, सीओपीडी में नहीं देते क्योंकि वो आपको इन्फेक्शन की रेट बढ़ जाती है, न्यूमोनिया की रेट वहाँ पे बढ़ जाती है, ठीक है। लेकिन अकोस में ध्यान रखना, अकोस के अंदर आपको इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड देना ही देना है, ठीक है। थैंक यू।